चालू करते हैं ना। तो बच्चे लोग हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बेसिक देखे थे कि लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है, और तीनों का अपन क्या डेरिवेशन किए थे कि लेंथ में इंक्रीज, जो नया लेंथ होगा वो क्या होगा, नया एरिया क्या होगा, नया वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, और तीन चीजें देखे थे, क्या? अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ये था लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये था सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट या एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और ये था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसका जो बीटा का वैल्यू होता है सॉलिड्स के लिए किसके बराबर होता है? 2 अल्फा के बराबर, और गामा का वैल्यू 3 अल्फा के बराबर। लिक्विड के लिए जो गामा है और अल्फा है उसमें रिलेशनशिप हम लोग लिख सकते नहीं। ठीक है, लिक्विड के लिए अलग होता है, सॉलिड्स के लिए। अब बच्चों, अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग को जो रियल लाइफ में दिखते हैं थर्मल एक्सपेंशन में, वो हम लोग देखेंगे। तो कुछ जनरल सवाल मैं आप लोग से पूछ रहा हूं। देखो, सपोज आपके पास ना एक सॉलिड पीस ऑफ मेटल है ना, और इस मेटल के अंदर ना बच्चों एक कैविटी है। मेटल के अंदर क्या है? एक कैविटी। कैविटी मतलब समझ रहे हो? खाली जगह, खांचा है, मतलब गैप है। ठीक है, तो मेटल जो है वो इतने हिस्से में भरा हुआ है, ये पूरा हिस्सा मेटल का है ना, और ये जो है वो खाली जगह है। अब ये एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे रखा हुआ है। ठीक, आपने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया, क्या कर दिया? टी प्लस डेल्टा टी, डेल्टा टी टेम्परेचर को इंक्रीज किया। क्या होगा? मेटल का एक्सपेंशन होगा। तो जाहिर सी बात है इसके डायमेंशन बढ़ेंगे। मेरे को बताओ, जब इसके डायमेंशन बढ़ेंगे मेटल फैलेगा, तो क्या ये कैविटी का साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, ऐसे सोच रहे हो छोटा होगा? नहीं, हर चीज एक्सपेंड होती है। पाइप लो, एक पाइप को लाइटर से गर्म करते हैं, तो पाइप का जो गैप रहता है वो बड़ा होता है कि छोटा होता है ना? कभी भी इनवर्ड नहीं फैलेगा बच्चों, हर चीज फैलेगी। कैसे फैलेगी? हर चीज फैलेगी। ये ऐसा होगा बच्चों जैसे कि आप सपोज पिंच जूम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पिंच करके जूम। ये पिंच की और क्या किए? जूम। आ रही बात समझ में? लीनियर डायमेंशन भी बड़े हुए, प्लस जो सर्कल था वो भी बड़ा हुआ, कैविटी भी बड़ी होगी। आ रही बात समझ में? अगर आप मेटल में कोई भी दो पॉइंट ले लो, मेटल में, क्या पे? मेटल में, तो वो एक दूसरे से दूर ही जाएंगे, एक दूसरे के पास कभी नहीं आएंगे। क्लियर है बात? तो ये चीज याद रखना। क्या चीज याद रखोगे बच्चों? अब वो सिर्फ कैविटी छोटी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। बाकी आप लोग समझ गए ना कि क्या होगा? कैविटी भी बड़ी होगी और ये भी बड़ा होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, तो इसका रेडियस जो है कैविटी का पहले था वो भी इंक्रीज हो जाएगा। पहले सपोज आर था, अब क्या हो जाएगा बच्चों? आर प्लस डेल्टा आर। और ये जो लेंथ थी इसकी वो क्या हो जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल। और जो इसकी ब्रेथ थी वो क्या हो जाएगी? बी प्लस डेल्टा पी। तो लीनियर डायमेंशंस भी बढ़ेंगे और कैविटी का भी जो रेडियस है वो बढ़ेगा। हमेशा हर चीज बढ़ती है, क्योंकि देखो ये पॉइंट आप ले लिए एक मेटल में, ये वाला और ये वाला ले लिए, अब एक्सपैंड हो रहा है तो हर दो पॉइंट एक दूसरे से दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये दोनों एक दूसरे से दूर कब जाएंगे? जब ऐसे बढ़ेंगे तो थोड़ी दूर जाएंगे, ऐसे में तो पास आ गए। तो कैविटी कैसे बढ़ेगी? बाहर की तरफ ही बढ़ेगी। याद रखेंगे। तो बच्चों ये टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग ना कोल्ड फिटिंग करते हैं। क्या फिटिंग करते हैं? कोल्ड फिटिंग। कोल्ड फिटिंग क्या होता है? जैसे आपके पास एक असेंबली है ना, एक आपके पास हॉलो सिलेंडर है और आपके पास एक क्या है? सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, तो आपको सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर की असेंबली को फिट करना है। तो आप क्या करते हैं? जो आप ये फिट बनाते हैं, यानी ये जो वो बनाते हैं, ठीक है, इसको क्या बनाते हैं? इसके साइज को थोड़ा सा वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बड़ा। क्या बनाते हैं? बड़ा। अब बड़ा बना लिए तो ये तो अंडर एंटर नहीं करेगा, तो क्या करते हैं बच्चों? इसको हीट करते हैं। इसको हीट करोगे तो ये क्या हो जाता है? एक्सपैंड। तो ये अंदर स्लॉट हो जाएगा। उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दिए। ठंडा होने रख दिया तो ऊपर वाला मेटल रहेगा, वापस क्या होगा? चिपक जाएगा, वापस सिकुड़ेगा, वापस छोटा होगा। छोटा होगा तो उसको टाइटली पकड़ लेगा। इसको बोलते हैं कोल्ड फिटिंग। तो गर्म करके फिट करते और ठंडा रखने छोड़ देते तो अपने आप फिट हो जाता है। आ रही बात समझ? इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? कोल्ड फिटिंग। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है? कैविटी के साइज। तो कैविटी का जो रेडियस है वो भी बढ़ता है बच्चों, और जो मेटल जिसमें कैविटी बनी हुई है उसका डायमेंशन भी बढ़ेगा। अब वो कैविटी वॉल्यूमेट्रिक हो, लीनियर हो, एरियल हो, कैसी भी हो। ओके, बढ़े आगे? पक्का? तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये चीज लिख लो। सपोज एक मेटल है
और इसके अंदर एक कैविटी है, ठीक है, एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T। इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया है R, और इसका जो डायमेंशन है वो दिया है L, और इसका जो ब्रेड्थ है दिया है B। अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T, तो होगा क्या, जो आपका ये डायमेंशन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, प्लस कैविटी के सेंटर का पोजीशन वही रहेगा जो पहले था, बस कैविटी का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो कैविटी का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं है बात, पक्का। अब अगर आप रेडियस निकालना चाहते हैं कि कैविटी जो नई बन गई है उसका रेडियस क्या है, तो क्या लिखेंगे आप, r प्लस डेल्टा r। अब बताओ r एक लीनियर डायमेंशन है कि एरियल डायमेंशन, लेंथ है r, रेडियस सिंपली क्या है बच्चों, लेंथ। तो बच्चों फॉर्मूला क्या लिखाएंगे, नया रेडियस पुराना रेडियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर बात। और ये जो शीट है इसका एरिया क्या होगा, एरिया भी बढ़ेगा। ये शीट का एरिया बढ़ेगा तो अपन वो भी लिख सकते हैं बच्चों, लेंथ बढ़ा एरिया बढ़ा, तो नया एरिया जो होगा शीट का होगा पुराना एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, या क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा। ठीक है। अच्छा, अगर आप पाई आर स्क्वायर करोगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर होगा भाई, आर का स्क्वायर होगा तो ये वाला टर्म का भी क्या होगा, स्क्वायर, और अल्फा बहुत छोटा रहता है तो 2 को कहाँ ले आएंगे सामने, तो फिर से बीटा हो जाएगा। तो अगर इसका भी एरिया का फॉर्मूला लिखना है कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ, तो आप उसके लिए भी 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। बस ए डैश क्या लिखेंगे, ए जो लिखेंगे वो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ओके, समझ में आई बात। ठीक है, तो एक लाइन छोटी सी लिख लो, अ मेटल with cavity expands in such a way that it is pinch and zoomed। तो कभी भी दिमाग में सवाल ऐसा दे दे सोचने के लिए, आप ऐसा करोगे कि इसको पिंच करके जूम करूंगा तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो वही डायग्राम को टिक कर देना है। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेडियस कैविटी का कम होगा और ओवरऑल मेटल भी छोटा होगा। क्लियर बात, पक्का। बढ़िया आगे बच्चों, नेक्स्ट समझ आया कैविटी। चलिए अब देखिए अगला लिखिए बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सपोज बच्चों ये एक सिंपल पेंडुलम है ना। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है आप जानते हैं बच्चों, एक एल लेंथ की क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, और उसमें एक एम मास का क्या लगा रहता है बच्चों, बॉब, है ना। अब इसको क्या करते हैं, अगर हम लोग हल्का सा इसको क्या करें, छोटा सा एक स्मॉल डिविएशन दें और छोड़ दें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दें, तो ये क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ज़्यादा बड़ा नहीं देना है, बड़ा देने से सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। हम लोग क्या दे दिए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिए, सिंपल हार्मोनिक क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये इसका टाइम पीरियड होगा। एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको कितना समय लग रहा है। फॉर एग्जांपल एक सेकंड्स पेंडुलम होता है, तो सेकंड्स पेंडुलम के लिए अपन क्या लेते हैं टाइम पीरियड, 2 सेकंड। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकंड। एक पूरा साइकिल करने में उसको कितना लगता है, 2 सेकंड लगता है। ठीक है, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आ गया इसका टाइम पीरियड। अब बच्चों क्या होगा कि सपोज ये जो बार है, ये एल लेंथ का जो आपको दिख रहा है जिससे पेंडुलम लटका हुआ है तो मासलेस, लेकिन इसका लेंथ है। अब ये मेटल के वायर से अगर बना हो, कैसे बना हो, मेटल के वायर से, या फिर एक रॉड ही हो, सिंपली मासलेस रॉड होता है जैसे रॉड हो, तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, चेंज। और अगर लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, चेंज। अगर टाइम पीरियड चेंज होगा तो जो टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड था, अब एक टाइम पीरियड, जैसे ऑसिलेशन के हिसाब से तो इसका एक टाइम पीरियड हो गया, लेकिन पहले इसको एक टाइम पीरियड करने में 2 सेकंड लग रहा था, अब क्या लगेगा, 2 सेकंड से ज्यादा। तो हमारे दिमाग में क्या लगेगा कि ये तो 2 सेकंड हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 2 सेकंड से ज्यादा हो गया। ठीक, तो सपोज हम लोग पेंडुलम के ऑसिलेशन के हिसाब से, क्योंकि हमको तो 2 सेकंड पता था, तो ऑसिलेशन के हिसाब से हम लोग सोचे देखो पूरा एक दिन हो गया, पूरा एक दिन हो गया, तो हमको लगा देखो 24 घंटे पूरे हो गए, लेकिन क्या एक्चुअल में 24 घंटे में कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए। आरी बात में समर टाइम में इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है,
समर टाइम पे टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो हमको ये टाइम जो रहता है एक्चुअल में ज्यादा हो गया रहता है, लेकिन हमको कम बताता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड, कि एक दिन में जितना भी टाइम डिले हुआ है उतने को लास्ट में क्या करना पड़ेगा, ऐड, तब हमको एक्चुअल टाइम पता चलेगा। वैसे ही अगर सपोज विंटर सीजन आ गया तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका, छोटा। अब इसकी लेंथ छोटी हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगी, छोटी। तो हमको लगा है तो 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कर लिया, लेकिन 2 सेकंड 1.8 में कर ले रहा है। ठीक, तो हम लोग इसके हिसाब से गिन लिए, 2-2 मान के गिन लिए कि हाँ 24 घंटा हो गया, लेकिन अभी 24 घंटा हुआ है नहीं, अभी 23 घंटा कुछ मिनट हुआ है। 24 घंटा हुआ क्योंकि हर साइकिल में टाइम, ये तो जल्दी कर ले रहा था, घड़ी फास्ट हो गई है, तो ये 24 घंटा बता रही है, लेकिन एक्चुअल में 24 घंटे से कम हुआ। तो हमको एक्चुअल टाइम पता लगाने के लिए कि अभी कितना टाइम हुआ है, करेक्ट टाइम, क्या करना पड़ेगा, माइनस। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि कैसा होगा। तो बच्चों ऐसा मानो, एट टेम्परेचर T लेंथ क्या है, L0, ठीक। अब एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T, यानी टेम्परेचर डेल्टा T क्या किए, बढ़ा दिए, तो लेंथ क्या हो जाएगी, L। क्या मैं L को लिख सकता हूं L0 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, वेयर अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ रॉड, या जो भी जिससे भी वो सस्पेंडेड है ना। अब ये आ गया L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब क्या करोगे, देखो यहां से आप टाइम पीरियड निकालोगे, नया टाइम पीरियड T डैश, नया टाइम पीरियड T डैश क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T बाय G, ये होगा, ठीक। क्या बताओ, मैं इस T डैश को ऐसे लिख सकता हूं अगर आप लोग की इजाजत हो तो, 2 पाई अंडर रूट L0 बाई G इंटू अंडर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ऐसे लिख सकता हूं। वो दोनों को सेपरेट कर दिया। ये क्या दिख रहा है, ओरिजिनल टाइम पीरियड या करेक्ट टाइम, क्या है ये, करेक्ट टाइम पीरियड जो उसका है। तो T डैश बराबर क्या आएगा, T0, क्या लिखते थे, T0, करेक्ट टाइम पीरियड। ये बराबर होगा बच्चों इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का पावर 1/2। अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो ये 1 से क्या हो गया, छोटा, तो यहां क्या लगेगा, बायनोमियल एक्सपेंशन। तो बायनोमियल एक्सपेंशन लगेगा तो क्या होगा बच्चों, यहां आ जाएगा T डैश बराबर T0 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा T। ये समझ में आया, पक्का। अब इसको मल्टीप्लाई करते, अच्छा अब 2 चीजें हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। तो T0 में एक 1 से बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो T डैश वाला क्या होगा, ग्रेटर देन T0, T डैश विल बी ग्रेटर देन T0। मतलब एक टाइम पीरियड 2 सेकंड का हो रहा था, लेकिन अभी 2 सेकंड से ज्यादा हो रहा है, तो हमको टाइम, एक्चुअल टाइम पता लगाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं, ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्योंकि अपना 24 घंटा घड़ी के हिसाब से देखे, लेकिन घड़ी 24 घंटे से ज्यादा ऑसिलेट तो ज्यादा कर लिया ना, यानी ऑसिलेट उतना ही किया है, लेकिन ऑसिलेट, हर ऑसिलेशन में टाइम क्या लिया है, ज्यादा। तो ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन से हम लोग 24 घंटा गिने, लेकिन हर ऑसिलेशन में 2 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, तो हम लोग का एक्चुअल टाइम ज्यादा हो चुका है, ठीक है। वैसे ही डेल्टा T अगर नेगेटिव रहेगा तो ये 1 से क्या आएगा, छोटा, तो T डैश क्या होगा, छोटा देन T0, तो हमको टाइम ऐड, इन्हें टाइम माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो जल्दी जल्दी ऑसिलेट हो गया, 24 घंटा बता दिया, लेकिन एक्चुअल में भी 23 घंटा कुछ मिनट हुआ है, तो हमको फाइनल एक्चुअल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो बच्चों इसको और सुंदर फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो ये लिखा हुआ है T डैश बराबर T0 1 प्लस क्या था, हाफ अल्फा डेल्टा T। ये T0 को इधर ले आता हूं, तो T डैश माइनस T0 माइनस 1 बराबर हाफ अल्फा डेल्टा T, तो आएगा T डैश माइनस T0 बाई T0 बराबर हाफ अल्फा डेल्टा T। क्या है, अब यहां से लिख सकता हूं मैं T डैश माइनस T0 बराबर हाफ अल्फा डेल्टा T इंटू T0, ठीक। तो ये है बच्चों चेंज इन टाइम, जो चेंज इन टाइम पीरियड आएगा किसके बराबर होगा, हाफ अल्फा डेल्टा T इंटू ओरिजिनल टाइम पीरियड, क्योंकि भाई टाइम का डिफरेंस टाइम के टर्म्स में आना चाहिए, वो अल्फा डेल्टा T का तो यूनिटलेस हो जाता है, तो यहां सेकंड्स में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको बोलेगा कि भाई 24 घंटे में क्लॉक कितना डिविएट हुआ या 25 घंटे में क्लॉक कितना डिविएट हुआ, तो आप क्या करेंगे, वो T0 की जगह एक्चुअल 24 घंटा नापे, करेक्ट टाइम है। अब हर टाइम पीरियड में कितना फर्क आ रहा होगा,
1/2 अल्फा डेल्टा टी, तो हाफ अल्फा डेल्टा टी से 24 घंटे, तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना टाइम चेंज आया आपको पता चल जाएगा। नेगेटिव आया मतलब लेंथ छोटी होगी, टेम्परेचर छोटा हुआ था, पॉजिटिव आया मतलब बड़ा था। ठीक है, पक्का समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बढ़िया, आगे कुछ सवाल बनाए तो इक्वेशन कैसे आया समझ में आया, तो ये ज़्यादा यूजफुल यानी ज़्यादा यूज होता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड लिख लेते हैं और फिर सवाल बनाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, देखो पहला, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन इट्स टाइम पीरियड अ पेंडुलम क्लॉक्स बिकम स्लो इन समर्स एंड विल लूज टाइम। सही बात है, ठीक है, टाइम क्या करेगा, लूज करेगा। लेंथ बढ़ गई, टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया, तो घड़ी स्लो हो गई। घड़ी क्या हो गई बच्चों, स्लो। अब वो एक ऑसिलेशन में क्या ले रही है, ज्यादा समय ले रही है। ठीक, अब लॉस ऑफ टाइम इन अ टाइम पीरियड डेल्टा टी, टी माइनस टी जीरो वाला, तो डेल्टा टी बराबर क्या आएगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो है, थीटा को टेम्परेचर से डिनोट कर रहे हैं, और ये टी क्या है, कितने समय तक के लिए आप नाम रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको टाइम लॉस्ट इन अ डे निकालना है, टाइम लॉस्ट इन अ डे, तो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं उससे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 24 इंटू 60 इंटू 60, तो कितना होता है 86400 सेकंड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी जगह ये रख देंगे, तो एक दिन में कितना समय सेकंड्स में क्या हुआ, लूज हुआ, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, बढ़े आगे। अगला, द क्लॉक विल लूज टाइम विल बिकम स्लो। जाहिर सी बात है, अगर थीटा डैश क्या होगा, थीटा से बड़ा, टेम्परेचर बड़ा होगा, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, बड़ा होगा, तो टाइम क्या होगा, लॉस। एंड विल गेन टाइम विल बिकम फास्ट इफ थीटा डैश इज लेस देन थीटा, मतलब फाइनल टेम्परेचर अगर कम है इनिशियल टेम्परेचर से। ठीक, अब घड़ी बनाते समय उसको कैलिब्रेट करे होंगे बच्चों कि इतना गोला हो, इतना सर्कल कर रहा है, इतना ऑसिलेशन कर रहा है, उसके हिसाब से इतना टाइम है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर सपोज 30 डिग्री में डिजाइन किए, तो जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर समर्स आएंगे 40-45 डिग्री होगा, रायपुर में है तो जहन्नम की आग होगी, है ना, जैसा भी होगा, तो वहां का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा कि नहीं होगा। वैसे अगर ठंड का सीजन आ गया, 10-11-12 डिग्री चल रहा है, तो 30 पे अपन बनाए थे क्लॉक, और 11 डिग्री पे सही काम करेगा क्या, नहीं, फास्ट हो जाएगा, है ना। फिर द गेन और लॉस इन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड एंड डिपेंड्स ऑन द टाइम इंटरवल। अरे बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि कितने समय तक नाप, एक टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करता कितना गेन होगा कितना लॉस होगा, कितने इंटरवल तक डिपेंड करता है। अगर आप एक दिन देख रहे हो तो लॉस होगा, वो 2 दिन देख रहे हो तो अलग लॉस होगा, 3 दिन देख रहे हो तो अलग लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड वाला जो टाइम पीरियड था, 2 सेकंड वाला टाइम पीरियड वाला पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड लॉस अलग है तो 4 सेकंड वाले का अलग होगा, उस नहीं, कितने सेकंड तक आप टाइम लॉस नाप रहे हो उस पर डिपेंड करता है, कितने इंटरवल तक, एक दिन देख रहे हो, 2 दिन देख रहे हो, एक हफ्ता देख रहे हो, एक महीना देख रहे हो, तो उसके हिसाब से। ठीक है, अगला दूसरा, सिंस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज वेरी स्मॉल फॉर इनवार, इनवार बताया था मैं आप लोग को, इनवार के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, बहुत छोटा, हेंस पेंडुलम्स आर मेड ऑफ इनवार टू शो द करेक्ट टाइम इन ऑल सीजन्स। ठीक है, इनवार का जो जिन्होंने खोज एलॉय जो इन्होंने बनाया था उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, लिख लीजिए सारे पॉइंट्स शॉर्ट में। हुआ बच्चों, नहीं बढ़े आगे, नहीं पढ़ते हैं, जितने पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते। हो गया,
अरे अल्फा लिख दो ना, पूरा लिख रहे हो क्या? लीनियर एक्सपेंशन ब्रैकेट में अल्फा, अल्फा ही लिख दो, समझ में आ जाएगा आप लोग को। हो गया, बढ़े आगे। चलिए अब बच्चों देखते कुछ सवाल। देखो, a pendulum clock loses 12 सेकेंड अ डे, मतलब इन वन डे कितना सेकंड लूज कर रही है? 12 सेकंड। देखो ऐसा लिख सकता हूं, टाइम लॉस्ट बराबर हाफ अल्फा डेल्टा टी, ये टेन इन टेम्परेचर है, इंटू 86400 सेकेंड। 86400 था कि 86400 था? 86400, ठीक है। इतना सेकंड, एक दिन में इतना सेकंड होता है, तो इतना टाइम पीरियड नापे तो 12 सेकंड क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस मतलब स्लो हुआ कि फास्ट? स्लो हो गया, घड़ी क्या हो गई? स्लो, तभी तो टाइम लॉस हुआ, घड़ी क्या हो गई? स्लो। अब क्या हो गया? हाँ, इफ टेम्परेचर इज 40 डिग्री एंड गोज फास्ट बाय 4 सेकेंड अ डे इफ टेम्परेचर इज 20 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों हम लोग सोचते हैं कि टी टेम्परेचर में उसको कैलिब्रेट किया गया था। कितने टेम्परेचर में कैलिब्रेट किया गया था? टी। तो बच्चों कैसे लिख सकते हैं? 12 बराबर हाफ अल्फा 40 माइनस टी इंटू 86400 लिख सकते हैं, है ना। फिर लिखते हैं बच्चों फॉर 20 डिग्री, जब टेम्परेचर कम हो गया तो क्या लिखेंगे? 4 प्लस 4 लिखूंगा कि माइनस 4 लिखूंगा? माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव होगा, इसलिए मेरे को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक। क्या लिखूंगा? माइनस, बराबर होगा हाफ अल्फा 20 माइनस टी इंटू 86400। समझ में आया कि नहीं आया कैसे लिखा? ये माइनस क्यों लिखा हूं, समझ में आया ना भाई? टी टेम्परेचर में कैलिब्रेट किए, फास्ट हो रहा है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा होगा, तो ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए माइनस लिखा हूं ताकि माइनस माइनस कट जाए, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 12/4 कितना होता है? 3। हाफ अल्फा कट गया, 86400 क्या हो गया? कट गया। तो आएगा क्या बच्चों? ये उस तरफ है तो आएगा 40 माइनस टी बाई टी माइनस 20 आएगा, क्योंकि ये माइनस उधर भेज देंगे तो टी माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है, पक्का। अब इसको क्या करते हैं? 3t माइनस 6t बराबर 40 माइनस टी, तो माइनस टी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 40। तो 40 बराबर कितना है बच्चों? 100। तो टी बराबर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहां पर बच्चों केल्विन में कन्वर्जन क्यों नहीं किए? है ना, टेम्परेचर में जो चेंज होता है वही केल्विन में। कई बार लेकिन आंसर में क्या करता है आप लोग को, जैसे मेन सा क्वेश्चन दिया है तो आप लोग को 25 डिग्री, लेकिन आंसर इन केल्विन लिखे रहता है नीचे। हम न्यूमेरिकल एक्साइटेड रहते हैं बच्चों, बन गया सवाल, 25 लिख के एंटर, यानी 25 लिख के अपना आंसर सबमिट कर देते हैं। देख लेना आंसर केल्विन में तो पूछा है, तो 273 ऐड करके फिर 298 लिख के सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चों, पक्का। उसके बाद बोला है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी निकालो। अब हमको टेम्परेचर टी पता चल गया तो अल्फा निकल जाएगा बच्चों, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। इस इक्वेशन में डाल देते हैं तो क्या आएगा देखो, तो आएगा 12 बराबर हाफ अल्फा, 40 में 25 गया, कितना बचा? 15 बचा, इंटू 86400, ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 86400, 24 3600 आ जाएगा, 3600, ये बराबर आएगा अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 1/3600 इंटू 15। इसको आप 3 टाइम में क्या कर लेंगे? कैलकुलेट, ठीक है। अरे बात समझ में बच्चों, पक्का, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन जो लेना, यानी 1 डिग्री या 1 केल्विन चेंज करने पे कितना यूनिट डेल्टा एल कितना चेंज होता है। बढ़े आगे, समझ में आई? नेक्स्ट चलिए, अब ये क्वेश्चन बच्चों, अरे क्वेश्चन नहीं है,
क्वेश्चन और बनाएंगे, चिंता नहीं करो, मेंस वाला निकालेंगे, पहले सब चीजें पढ़ लेते हैं। अगला चीज लिखो, अगला लिखो, एरर इन स्केल रीडिंग ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एरर इन स्केल रीडिंग ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। पहले इसको समझते हैं बच्चों, है क्या। सपोज आपके पास एक स्केल है ना, स्केल में रीडिंग रहता है बच्चों, आप जानते हैं ना, ऐसा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा ऐसा रहता है, और फिर हर डिवीजन भी बटा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। आप क्या किए, आप एक रॉड लिए और उसकी लेंथ को नाप लिए, ये रॉड था तो आपने 3 सेंटीमीटर रॉड की लेंथ नाप ली। मान के चलो जो स्केल है उसका कोफिशिएंट एक्सपेंशन है अल्फा एस, क्या है, अल्फा एस, और ये जो रॉड जिसको नाप रहे उसका भी कोफिशिएंट एक्सपेंशन अल्फा दे दिया है। तो बच्चों सपोज टी टेम्परेचर पे स्केल को कैलिब्रेट किया गया था सही रीडिंग लेने के लिए, मतलब उसका जो 1 सेंटीमीटर नप रहा था वो 1 सेंटीमीटर एक्चुअल था, ठीक है, स्केल का। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के T प्लस डेल्टा टी कर देंगे, क्या कर देंगे, T प्लस डेल्टा टी, तो बच्चों क्या होगा, जो स्केल का लेंथ था वो भी चेंज हो जाएगा। अब स्केल का अगर लेंथ चेंज होगा तो हर उसका जो एक जो यूनिट था, जो आप नाप रहे थे वो भी क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो स्केल 10 सेंटीमीटर का है तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का है तो एक्सपेंड, समझ रहे हो, चेंज हो जाएगा, बेसिकली जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगी। अब ये भी चेंज हो जाएगा, इसका भी तो कोफिशिएंट है, तो खुद ये भी चेंज हो गया। तो हमको पूछता है बताओ कि जिस टेम्परेचर पे कैलिब्रेट किया गया था उस वक्त इसकी लेंथ क्या थी, है ना, ओरिजिनल लेंथ क्या थी जो मेजर किया गया, या करेक्ट मेजरमेंट क्या है, ये हमको पूछता है। कई बार क्या करेगा, इसका अल्फा को नेग्लिजिबल बोल देगा, और अभी नाप रहे थे तो इतना आ रहा है, जब स्केल का टेम्परेचर बढ़ गया तब नाप रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो बताइए कि एरर कितना है, ऐसे अपने को सवाल पूछेगा। तो हम लोग को L बराबर L डैश बराबर L0 L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी वो इस्तेमाल करके सही आंसर निकालना है। तो सवाल बनाते हुए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी समझ में आया क्यों एरर आता है, क्योंकि स्केल का लेंथ खुद चेंज हो गया तो हर जो एक यूनिट था उसका लेंथ चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर जो था वो 1 सेंटीमीटर अब टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा हो गया, तो दिख तो 1 सेंटीमीटर कंपेयर कर रहे हैं तो, लेकिन एक्चुअल में 1 से ज्यादा नप गया है, 1 से ज्यादा नप गया। जैसे स्केल एनलार्ज हो गया, ये सपोज वैसे ही है, स्केल क्या हो गया लेकिन एनलार्ज, अब बता रहा है 2.5, क्या 2.5 एक्चुअल रीडिंग है, तो 0.5 का क्या आ गया, एरर। आ रही बात समझो, तो वो एरर कैसे निकालेंगे ये सब अपन देखना है, ठीक है। चलिए एक सवाल बनाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, at room temperature the length of a steel rod is measured using a brass centimeter scale, मतलब अब दोनों अलग अलग दे दिए तो दोनों का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, है ना। The measured length is 20 सेंटीमीटर, तो बच्चों at 25 डिग्री सेंटीग्रेड measured length कितनी है, 20 सेंटीमीटर। If the scale is calibrated to read accurately at 0 degree, find the actual length of steel rod at room temperature, ठीक है। तो हमको क्या बोला गया है कि 0 डिग्री पे एक्चुअल लेंथ नापता है, 0 डिग्री पे क्या नापता है, एक्चुअल लेंथ नापता है। तो हमको ये बताना है कि अपने को अभी ये जो 20 सेंटीमीटर जो नापा है वो तो गलत लेंथ है, वो तो एक्चुअल में एक्चुअल लेंथ रूम टेम्परेचर 0 टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे क्या होगी, स्टील रॉड नहीं, अच्छा रूम टेम्परेचर पे क्या होगी वो अपने को बताना है, 0 डिग्री पे रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो सपोज हम लोग लिखते हैं एट 25 डिग्री, क्या एट 25 डिग्री, जो स्केल का 20 सेंटीमीटर लेंथ है, स्केल सपोज 20 सेंटीमीटर का नापने का, जो नापने वाला लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 बराबर ओरिजिनल लेंथ क्या थी 0 डिग्री पे अपने को नहीं पता, L0 स्केल की लेंथ, L0 1 प्लस क्या, 1 प्लस अल्फा, ये किसका लेंगे, स्केल का लेंगे, क्या करेंगे बच्चों, स्केल का। तो स्केल क्या है, ब्रास का, तो अल्फा बी डेल्टा टी ये लिखेंगे। और डेल्टा टी जी के जगह क्या ले सकते हैं बच्चों, कि अपन 25 माइनस 0, तो डेल्टा टी की जगह क्या लिख देता हूं बच्चों में, 25। ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं है, पक्का। ये स्केल के लिए लिखा, क्या के लिए लिखा हूं, स्केल के लिए। अब जो अपन नाप रहे क्या, कोई स्टील रॉड को नाप रहे हैं, किसको नाप रहे हैं बच्चों, स्टील रॉड को नाप रहे हैं। उसका 0 डिग्री पे जो भी लेंथ था, उसका 0 डिग्री पे कितना लेंथ था, दिखा है कुछ,
नहीं, स्टील रॉड का लेंथ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, स्केल का लेंथ थोड़ी दिया है, यहाँ हम लोग को ये लिखना पड़ेगा स्केल लेंथ, एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्केल लेंथ एल लेते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या लिख सकते हैं? रॉड के लिए, फॉर रॉड, उसका 25 सेंटीमीटर पे लेंथ कितना है? 20। ओरिजिनल लेंथ क्या होगा? ये एल डैश हमको निकालना है, एल डैश हमको निकालना है। यहां क्या आएगा? 1 प्लस अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या लेंगे? 25। ये समझ में आई बात? पक्का क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया? अब बच्चों हम लोग को क्या निकालना है? क्या बोला है? इफ द स्केल इज कैलकुलेटेड रीड एक्यूरेटली एट टेम्परेचर 0, फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील रॉड एट रूम टेम्परेचर। तो एक्चुअल लेंथ अभी स्टील रॉड का निकालना है, 0 डिग्री पे क्या होगा। तो हम लोग को एल डैश चाहिए। क्या चाहिए? एल डैश। तो यहां से एल डैश क्या आएगा? 20 बाय 1 प्लस अल्फा एस इंटू 25, ये आएगा? नहीं, एक गड़बड़ है बच्चों। क्या गड़बड़ है बताओ? एक गड़बड़ है, बताओ क्या? हाँ, ये 20 सेंटीमीटर तो अपन स्केल से नापे 25 डिग्री पे। स्केल का खुद लेंथ ओरिजिनल थोड़ी था, स्केल से नापे ना, तो स्केल का खुद लेंथ परफेक्ट था क्या? नहीं। 25 सेंटीमीटर में स्केल का लेंथ खुद क्या था? कहा गया, ये था। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसा 20 बराबर, दोनों एक्सपेंड हुआ है ना, तो अब ये देखो, सपोज ये है L 0, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? L 0, ठीक है। तो स्केल को इतना ही बड़ा ले लो आप, और क्या अपने क्या करना है? L 0, ठीक है। अब ये L 0 लेंथ है, तो स्केल का क्या लिख सकते हैं बच्चों? L 0 ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा बी इंटू 25, है ना। ये हो जाएगी क्या? स्केल की लेंथ। क्या? स्केल की लेंथ। नहीं, ऐसा नहीं लिखता मैं, ऐसा लिखने में मजा नहीं आ रहा, ऐसा लिखने में मजा नहीं आ रहा। मैं लिखता हूं खाली डेल्टा एल, खाली स्केल में कितना इंक्रीज आया। तो क्या लिखूंगा? ओरिजिनल लेंथ, स्केल की जो होगी ओरिजिनल लेंथ, उसको बोलता हूं L 0, अल्फा डेल्टा टी कितना है? 25, और अल्फा क्या लिखूंगा? ब्रास, ठीक है। अब डेल्टा एल डैश लिखता हूं। क्या लिखता हूं बच्चों? डेल्टा एल डैश। डेल्टा एल डैश किसका? रॉड का। तो डेल्टा एल डैश रॉड का क्या आएगा? L 0, जो भी था L 0, अल्फा क्या? S इंटू 25। यही समझ में आई बात? पक्का? अब अगर क्या करूंगा, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं अभी भी। नहीं, स्केल 20 नाप रहा है, स्केल क्या नाप रहा है? 20, लेकिन एक्चुअल में 20 थोड़ी है। बात समझ में आ रही है? ये दिक्कत है। नहीं, एट रूम टेम्परेचर 20 है, समझे? एट रूम टेम्परेचर क्या है? 20। एक तो वैल्यू दे देता तो इसका क्या जाता? बनेगा, रुको रुको, बनाते बनाते, चिंता नहीं करो। पूरा फील करके बनाएंगे आप लोग, चिंता नहीं करो। देखो, है ना, सपोज सबसे पहले क्या लिखा है? रूम टेम्परेचर लेंथ, अच्छा, रूम टेम्परेचर लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड इज मेजर्ड यूजिंग अ ब्रास सेंटीमीटर स्केल। द मेजर्ड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसके लिए तो मेजर्ड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, स्केल से जो मेजर हुआ है वो 20 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो मान के चलो स्केल का जो डिवीजन था, स्केल का जो डिवीजन था, मान लो कैसा स्केल था? मीटर स्केल दिया है क्या? द मेजर्ड लेंथ इज दिस, सेंटीमीटर स्केल। क्या स्केल है? सेंटीमीटर।
तो बच्चों उसका एक यूनिट क्या था, 1 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? एक यूनिट क्या था, 1 सेंटीमीटर। अब 25 डिग्री पे क्या होगा, 25 डिग्री पे उसका जो नया लेंथ होगा, यानी एक यूनिट का जो लेंथ होगा, कितना होगा, एक यूनिट का लेंथ, वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा ब्रास इंटू डेल्टा टी। ये होगा कि नहीं होगा, एक यूनिट का लेंथ। ठीक, अब ये एक यूनिट है, ऐसे कितने यूनिट है, 20 सेंटीमीटर मतलब 20 यूनिट्स होंगे। कितने यूनिट होंगे, 20 यूनिट्स। तो 20 क्या, 20 इंटू 1 प्लस अल्फा ब्रास डेल्टा टी, ये होगा बच्चों क्या, लेंथ ऑफ, एक्चुअल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर में एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। बात समझ में आई कि नहीं आई अभी? अब स्केल की लेंथ क्या होगी, तो 0 डिग्री पे जो उसकी लेंथ थी, है ना, 0 डिग्री पे उसकी लेंथ थी, वो थी L0। तो क्या लिखते हैं, L0, 0 डिग्री पे लेंथ उसकी क्या थी, L0, और क्या होगी, 1 प्लस अल्फा स्टील डेल्टा टी। ये समझ में आएगी नहीं है, पक्का? अब बच्चों ये नीचे चले जाएगा तो L0 क्या आएगा, 20, 1 प्लस अल्फा बी इंटू 25 बाय 1 प्लस अल्फा एस इंटू 25। ये समझ में आया कि नहीं है? ये लेंथ किस पे आई, 0 डिग्री पे, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पे पूछा है, रूम टेम्परेचर, मैंने अपने को 25 पे पूछा है, अपने को क्या पे पूछा है, 25। रूम टेम्परेचर को 25 लिया है, तो 25 पे इसकी लेंथ क्या होगी वो निकालना है बच्चों। तो अपन निकाल सकते हैं बच्चों, 25 पे इसकी लेंथ क्या होगी, L डैश बराबर L0, तो ये आ गया, तो 20, 1 प्लस अल्फा बी इंटू 25 बाय 1 प्लस अल्फा एस इंटू 25, 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। तो क्या था, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, क्योंकि L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा किसका, स्टील स्केल है ना, क्या है, रॉड, एस इंटू डेल्टा टी मतलब 25। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे और ये दोनों कट गया, ये दोनों क्या हो गया, आपस में कट गया। तो एल डैश की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 20, 1 प्लस अल्फा बी इंटू 25। क्लियर है, पक्का? वह चेक कर लो सही आंसर निकालेंगे नहीं। लाए हो किताब, नहीं लाए? मैं हूं, समझ में आया ना ये क्वेश्चन अब, पक्का? तो पहले क्या करें बच्चों, एक यूनिट सेंटीमीटर स्केल है ना, तो 1 सेंटीमीटर 0 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर होता होगा, लेकिन 25 डिग्री पे वो क्या होता होगा, एल डैश। तो 25 डिग्री पे एल डैश क्या लिखे, 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। अब तो अब 1 सेंटीमीटर उतना है, तो ऐसे 20 सेंटीमीटर नापे, तो टोटल लेंथ क्या होगा, 20 इंटू उतना, वो किसके बराबर है, 25 डिग्री पे रॉड के लेंथ के बराबर, 25 डिग्री पे रॉड के लेंथ के बराबर। तो जाहिर सी बात है, हाँ यही आना था, 20 इंटू 1 प्लस, वही तो पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, नहीं समझ में आया? कहाँ गया भाई सवाल, नहीं है, सवाल ही नहीं दिया। कहा, मैं 0 से 25 ले रहा हूँ ना, L0 0 डिग्री पे, ओरिजिनल लेंथ कब है, 0 पे, तो बढ़ा रहे ना टेम्परेचर, तो बढ़ेगा ना, नहीं समझ में आया? कहाँ है क्वेश्चन, यही है सही आंसर। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों, एरर इन स्केल रीडिंग समझ में आया कि नहीं है, पक्का? बढ़े, वाह यार कितना बढ़िया निकल। हाँ नेक्स्ट, अगला सवाल, A steel scale measures the length of a copper rod as 80 centimeter when both are at 20 degree centigrade. ठीक, which is calibrated at a temperature for the scale. What would the scale read for the length of the rod when both are at 40 degree centigrade? 20 पे कैलिब्रेट करे हैं, सही सही नाप रहा है, हमको निकालना है कि 40 पे कितना नापेगा। 20 पे कैलिब्रेट किए, 20 डिग्री बढ़ा रहे हैं, ठीक है, दोनों बढ़ेंगे, क्या होगा, दोनों बढ़ेंगे। अब बच्चों व्हाट वुड द स्केल रीड, यानी स्केल की रीडिंग बताना है, स्केल की क्या करना है, रीडिंग बताना है। स्केल की रीडिंग क्या होगी, स्केल की रीडिंग होगी एल डैश बराबर L0, एल डैश बराबर L0, नहीं ऐसा नहीं, शुरू से वैसे ही बनाते हैं। अभी सपोज 20 डिग्री पे कितना था,
सेंटीमीटर, या स्केल सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, सेंटीमीटर स्केल था, तो सेंटीमीटर स्केल अगर चल रहा था तो हर जो स्केल रहेगा, जो एक यूनिट था वो बड़ा हो जाएगा, 40 डिग्री पे क्या हो जाएगा, बड़ा। तो क्या बोले, 80 डिग्री एक्चुअल नापा, 80 सेंटीमीटर क्या नापा, एक्चुअल। ठीक, तो L0 अपन ले लेते हैं 80 सेंटीमीटर, ये 20 डिग्री पे रॉड का लेंथ है। 40 डिग्री पे रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, 40 डिग्री पे रॉड का लेंथ हो जाएगा L डैश बराबर 80 1 प्लस, क्योंकि रॉड एक्सटेंड हो रहा है, रॉड क्या का है, स्टील स्केल कॉपर रॉड को, कॉपर का दिया है वो, ये तो 1 प्लस 1.7 इंटू 10 का पावर -6 इंटू डेल्टा टी कितना बढ़ा है बच्चों, 20 डिग्री बढ़ा। तो ये क्या का वैल्यू आ गया, L डैश का। क्लियर बात, ये एक्चुअल लेंथ है, ये क्या एक्चुअल लेंथ है, इतने को अपने को नापना है। तो इतना लेंथ स्केल में कितना होगा ये देखना है, इतना लेंथ स्केल में क्या होगा अपने को देखना है। आ रही बात समझ में? लेकिन स्केल खुद क्या हो गया है, एक्सपैंड हो गया है। तो सपोज स्केल का जो 1 सेंटीमीटर था, स्केल का जो 1 सेंटीमीटर था, अब वो कितना हो गया ये देखते हैं। अब वो कितना हो जाएगा, उसको लिखते हैं L डबल डैश 1 सेंटीमीटर 1 प्लस अल्फा क्या का, स्टील का, तो 1.1 इंटू 10 का पावर -6 इंटू डेल्टा टी मतलब 20, ये होगा स्केल का 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इतना है, तो कितने डिवीजन कटेंगे इतने लेंथ के लिए देख सकते हैं, दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो नंबर ऑफ डिविजन्स यानी जो रीडिंग होगी, नंबर ऑफ डिविजन्स मतलब जो रीडिंग होगी क्या होगी, 80 1 प्लस 1.7 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 20 बाय 1 प्लस 1.1 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 20। क्लियर बात, समझ में बात? अभी क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक, पक्का? तो 80 से बड़ा आएगा कि छोटा बच्चों, 80 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, थोड़ा सा जस्ट 80 पॉइंट कुछ आएगा। क्लियर है? बनाओ इसको, सॉल्व करो, आंसर दिखाओ, आंसर निकालो। समझ में आया कैसे निकाले बच्चों? ये जो था वो क्या था, 40 डिग्री पे जो रॉड का लेंथ हो गया, 80 तो रहेगा नहीं, 80 से बढ़ जाएगा तो 80 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ही नापता था, तो रॉड का एक्चुअल लेंथ ही 80 सेंटीमीटर था। अब वो जो 1 सेंटीमीटर था वो खुद चेंज हो गया, कितना हो गया, 1 प्लस 1.1 10 का पावर -6 इंटू डेल्टा टी, वो खुद चेंज हो गया, है ना। तो अब ये जो L डैश है वो इस सेंटीमीटर से कितने बार डिवाइड होगा, उतनी तो सेंटीमीटर्स बताएगा ना, 4 बार हुआ तो 4 सेंटीमीटर बताएगा। आ रही है समझ में? तो ये दोनों को आपस में क्या किए, डिवाइड कर दिए। पक्का? देखिए कितना आ रहा है, $80.0096 आ रहा है ऐसे इसमें आंसर। ठीक है, सही कैलकुलेट कर, तुम गलत कैलकुलेट है। डिवाइड जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं, और कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी ये सही है, 80.00272 बाय 1.0022, ये सही है। दोनों को अब डिवाइड करना है ना तो 80.0096 है। चलिए आगे बढ़े, पक्का? नेक्स्ट, समझ में आया बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी? एरर इन रीडिंग। अगला भी लिखो बच्चों, एनामिलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक, देखो हम लोग बचपन में बच्चों पढ़ते थे, बचपन में क्या बड़े होके भी पढ़े हैं, लेकिन माइक बदल के पढ़ते हैं, है ना। तो बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे, ठीक है, बचपन में हम लोग ये पढ़ते थे ना कि अगर कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, यानी उसकी डेंसिटी कम होती है, और कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। तो अपन देखते भी थे, जैसे सपोज आयरन है, मेटल,
ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड है। अब अगर आप उसको हीट करें 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, हीट करके टेम्परेचर बढ़ाए, हीट एनर्जी दी है, तो उसके मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, फिर लेटेंट हीट लेते हैं और वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। फिर और अगर आप ज़्यादा हीट करोगे उसको और ज़्यादा टेम्परेचर तक ले जाओगे तो वो वेपर्स में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ना तो डेंसिटी कम होती है, क्योंकि सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, है ना। और ऐसा अगर इमेजिन करेंगे, खुद सोचो, अगर सपोज एक ही सब्सटेंस लिखे कि ये सपोज मेटल है एट 30 डिग्री और ये सेम मेटल है एट 50 डिग्री, अब बताओ किस पे डेंसिटी आप ज्यादा बोलोगे, 30 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास कम रहेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो क्या रहेंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में एवरेज डिस्टेंस क्या रहेगी, पास। तो एवरेज डिस्टेंस पास रहेगी तो कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा, और ऐसे में डेंसिटी क्या रहेगी, कम। तो ये जनरल बिहेवियर होता है किसी भी सब्सटेंस का कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है और टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी बढ़ती है। ठीक, पानी के साथ ऐसा नहीं। पानी मात्र एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चों जो एनामलस बिहेवियर शो करता है। जैसे सपोज आपने पानी लिया ठंडा पानी, कैसा पानी, ठंडा पानी, तो गर्म पानी लिया जो 10 डिग्री पे ले लिया। अब 10 डिग्री पे अगर आप पानी लोगे ना तो उसकी डेंसिटी कम रहेगी, क्या रहेगी, कम। अब पानी को आप ठंडा करते जाओगे ना, पानी को क्या करते जाओगे, ठंडा, तो ऐसा होना चाहिए ना कि डेंसिटी पानी है, जैसे ये पानी था, इसकी पर्टिकुलर कोई डेंसिटी है 10 डिग्री पे, अब उसको ठंडा कर रहे हो तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो डेंसिटी क्या नहीं चाहिए, गिरनी चाहिए, सॉरी उल्टा बोल दिया, डेंसिटी क्या नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए। फिर आइस बन गया तो और बढ़नी चाहिए, सॉलिड हो गया तो और बढ़नी चाहिए, और लगातार फिर आइस और ठंडा हो रहा है तो और बढ़नी चाहिए। तो लगातार डेंसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, टेम्परेचर कम होने के साथ साथ। लेकिन बच्चों ये पाया गया है कि पानी के साथ अगर आप ऐसा करते हो ना तो ऐसा नहीं होता, कि पानी को अगर आप ठंडा कर रहे हो तो 4 डिग्री पे, कितने पे बच्चों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ऊपर बोल दिया, यहाँ पर रखना 4 डिग्री और यहाँ पर डेंसिटी लिखना, है ना। तो 4 डिग्री पे डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप टेम्परेचर 4 डिग्री से बढ़ाओगे, 4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होगी, ये तो नॉर्मल बिहेवियर है भाई, टेम्परेचर बढ़ाए तो डेंसिटी गिरनी चाहिए, ये क्या है, नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन टेम्परेचर कम भी करोगे, पानी जैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 0 डिग्री में आ गया तो उसकी डेंसिटी फिर भी कम होती है, और 4 डिग्री पे क्या रहती है, मैक्सिमम। इसका रीजन है बच्चों, जब पानी जमता है तो जब आइस बनता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वाटर H2O मॉलिक्यूल्स ऐसे जमते हैं, स्ट्रक्चर में क्या जाता है, एक्सपेंशन। यानी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जब वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं तो कम जगह लेते हैं, और आइस के फॉर्म में वो स्ट्रक्चर के कारण जगह क्या लेते हैं, ज्यादा, तो थोड़ा सा एक्सपेंशन आ जाता है, तो डेंसिटी क्या होगी, कम। तो जो आइस क्यूब होता है उसकी डेंसिटी लगभग 0.9 समथिंग होती है, क्लियर बात। तो इसी को बोलते हैं बच्चों एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, कि अगर आप टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, 4 डिग्री से बढ़ाएंगे तो भी डेंसिटी कम होगी, 4 डिग्री से कम करेंगे, बढ़ना चाहिए डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी कम होगी। मैक्सिमम कब होगी, 4 डिग्री पे, और कितनी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बढ़िया वैल्यू है वो। इसीलिए अपन क्या करते हैं, जब भी रिलेटिव डेंसिटी वगैरह सब चीज निकालना पड़ता है तो पानी को 4 डिग्री पे ही लेते हैं, अच्छी वैल्यू आती है बोल के, ठीक है, पक्का समझ में आया। यही रीजन है बच्चों की जैसे आप तालाब में, जैसे आप देखते होगे तालाब जम जाता है ना, तो तालाब कभी नीचे से नहीं जमता, सिर्फ ऊपर की सरफेस जमती है, तालाब कभी नीचे से जमता नहीं, ऊपर की सरफेस जमती। क्यों, सपोज ये तालाब है, बरसात का सीजन चालू, ठंड का सीजन चालू हुआ, एयर का टेम्परेचर हो गया -17 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि -17 है तो ये भी पूरा अचानक से -17 हो जाए। अभी पानी सपोज गर्म था, पानी क्या था, गर्म। अब पानी गर्म होगा तो हीट कौन लेगा, सराउंडिंग लेगा, किससे, पानी से लेगा, ठीक। तो ऊपर वाली सरफेस से लेगा, तो ऊपर वाली सरफेस क्या हो जाएगी, ठंडी, ठंडी होके नीचे बैठेगी, ठंड होके नीचे बैठेगी, तो नीचे बैठेगी, ऐसे ही उसका टेम्परेचर गिरेगा। पानी 10 डिग्री था, 8 डिग्री होगा, 6 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, ठीक। तो सपोज कहाँ पहुंच गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इस फॉर्म ऑफ हीट एक्सचेंज को बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। क्योंकि पानी क्या कर रहा है, ठंडा होकर नीचे जा रहा है, गर्म पानी ऊपर आ रहा है, वो ठंडा हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपस में पानी मिक्स हो रहा है। जैसे चाय उबालते हैं, गर्म पानी ऊपर जाता है, फिर ठंडा पानी नीचे आता है, वो गर्म होकर फिर ऊपर जाता है, पानी उबलता है, वैसा, समझ लो। तो कन्वेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, कन्वेक्शन।
अब 4 डिग्री पे पहुंचने के बाद क्या होगा, 4 डिग्री से टेम्परेचर अब कम होगा, तो फिर हुआ 4 से 3 2 1 0, क्या हो गया बच्चों, 0। अब पूरा का पूरा पानी क्या में आ गया, अरे बन्ना भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया, आया। अब 0 डिग्री ग्रेड में आने के बाद अब कौन सी हीट ये देगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देगा और जमना चालू होगा। अब सपोज ये लेयर जमी, एक पतली सी लेयर जमी, अब ये जो लेयर जमी बच्चों, ये पानी के नीचे नहीं जाएगी, क्यों, डेंसिटी कम है बच्चों, आइस की डेंसिटी वाटर से कम है, तो ये फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट। लेकिन आप देखोगे ये पूरे को ढक दिया है, ठीक। अब हीट एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, ये आइस के लेयर के कारण हो रहा है, तो अब कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अब किससे हीट ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन से। क्या से ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन। आइस का एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, उसका नीचे वाले को वाइब्रेशन देगा, उसके नीचे वाले को वाइब्रेशन देगा, तो ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों कंडक्शन। हीट ट्रांसफर में पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। अब कंडक्शन जो होता है वो स्लो प्रोसेस है, कंडक्शन जो है वो क्या है बच्चों, स्लो प्रोसेस। अगर आप आग के ऊपर चम्मच रख दिया तो चम्मच तुरंत गर्म होता है क्या, नहीं, थोड़ा समय लगता है कंडक्शन होने में। लेकिन पानी को पतीले में डालो और गर्म करो, पानी तुरंत गर्म होता है, क्यों, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन एक फास्ट हीटिंग प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर तेजी से होता है, लेकिन कंडक्शन में हीट ट्रांसफर कैसा होता है, स्लो। तो अब हीट ट्रांसफर हो गया स्लो। अब जितना भी हीट अंदर से बाहर जा रहा है उसके कारण ये लेयर की थिकनेस क्या होगी, क्योंकि पानी तो अब 0 डिग्री पे बच्चों, तो लेयर की थिकनेस क्या होगी, बढ़ेगी, और थिकनेस जितनी बढ़ेगी कंडक्शन और स्लो होता जाएगा, ठीक। क्योंकि अब हीट को यानी पानी से हीट को इतना पार करके जाना है ना बच्चों, तो उतना ही मुश्किल होगा ट्रांसफर करना। तो जैसे पहले सपोज एक दिन में 1 सेंटीमीटर थिकनेस बढ़ रही थी, अगले दिन क्योंकि अब ओवरऑल लेंथ बढ़ गई है तो क्या होगा, अब एक दिन में, अगले दिन में 0.5 सेंटीमीटर की लेंथ बढ़ी, अगले दिन में 0.25 बढ़ी, या अगले दिन में 0.1 सेंटीमीटर, फिर ऐसा होगा ना कुछ दिन बाद एकदम नेग्लिजिबल बढ़ रही है, तो जो थिकनेस होगी आइस की वो क्या हो गई, कांस्टेंट। क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। तो अंदर पानी अभी भी है, ऊपर से बस सील हो गया है, अंदर पानी अभी भी है, और किस पे, -17 पे नहीं है, किस पे, 0 डिग्री पे। तो जितने भी एक्वेटिक या मरीन लाइंस रहते हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पे क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, अंदर की चीज मरते नहीं है। और लेकिन अगर बताओ आइस की डेंसिटी ज्यादा होती तो पानी कहां से जमना चालू होता, नीचे से, और नीचे से जमना चालू होता तो मछली लोग ऊपर जाते जाते और मजा आ जाता अपने, है ना। ये भाई ये पूरा तालाब के ऊपर मछलियां पड़ी, दलपत सागर जमा दिए, बढ़िया मजा आ गया, ऐसा होता। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्लियर बच्चों, पक्का। फिर आप देखे होगे अपने यहाँ तो जगदलपुर में तो नहीं होता, लेकिन बाकी जहाँ ठंडी जगह है, जैसे आप उत्तराखंड में जाएंगे, ब्रह्मातल करके एक जगह है, तो वहां पर जो तालाब रहते हैं हाइट्स माउंटेन्स पे, वो जम जाते हैं ऊपर में, ठीक है। हम लोग जब गए थे तब नहीं जमे थे, क्योंकि उस समय -12 -17 डिग्री कुछ था, उस समय जमना चालू हुआ था। तो जब एकदम एक्सट्रीम ठंडी चालू हो जाती है तो वो जम जाती है, लेकिन फिर आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं, कूद सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, मर सकते हैं, जो भी करना है ना। तो ये एक चीज समझ में आएगी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो लिखो, एक छोटी सी लाइन लिख लो इसमें, वाटर बिहेव्स in a special way, water behaves in a special way, its density is maximum, its density is maximum at 4 degrees centigrade. Its density is maximum at 4 degree centigrade, and on further lowering the temperature, its density decreases. On further lowering the temperature, its density decreases, unlike other substances. Unlike other substances. क्लियर है बात बच्चों। ये चीज प्रूफ कौन किया था कि आइस की जो डेंसिटी होगी, यानी आप ऐसे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो देखे जब पुराने जमाने में आप देखे होगे वो लकड़ी के बैरल्स रहते थे, ऐसे नहीं रहते थे बच्चों, लकड़ी के बैरल्स,
पट्टे वाले कार्टूनों में नहीं देखे हो, लकड़ी के बैरल्स है ना, उसमें पानी भरा है ना। अब ठंड का सीजन है तो अंदर का पानी क्या होगा, जम जाएगा। तो देखते थे ये फूल जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, फूल, एक्सपैंड हो जाता है। तो यानी पानी तो जितना भरा था आइस जमने के बाद भी उतना ही रहना चाहिए, मास तो चेंज नहीं हुआ। हाँ, लेकिन फूल क्या मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। तो बच्चों वॉल्यूम बढ़ गया, मास वही है, मतलब डेंसिटी क्या हो गई, कम, एक्सपैंड हो गया। क्या हो गया, एक्सपैंड। ठीक है, तो वाटर जो आइस की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम। इसलिए बच्चों जैसे सर्दी, जहां पर सर्दी वाली जगह है वहां से पाइप में पानी जा रहा है, पाइप में क्या जा रहा है, पानी, तो उसका स्ट्रेस ऐसा रखना है, स्ट्रेस क्या रखना है, ऐसा स्ट्रेस, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस सहने की क्षमता ऐसी रखनी है कि सर्दी के सीजन में अगर अंदर जो पानी है वो जम गया, तो जमेगा तो क्या होगा, एक्सपैंड, तो पाइप फटे ना, नहीं तो पाइप फट जाएगा। एक्सपैंड होगा तो पानी को जगह तो चाहिए, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो पाइप फट सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन ऐसे पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें थर्मल स्ट्रेस, यानी जो स्ट्रेस सहने की क्षमता वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होता है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं यंग्स मॉडुलस जब पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन में, तब, अभी नहीं। ये क्लियर है, बढ़े आगे बच्चों। नेक्स्ट, अब बच्चों लिखिए थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। देखिए थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, लिखे है ना। तो बच्चों जैसे कि सॉलिड्स एक्सपैंड होते हैं, और सॉलिड के लिए अपन गामा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा। वैसे लिक्विड भी क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। पानी को हीट करोगे गर्म होगा, एक्सपैंड होगा, है ना। वैसे अलग अलग सब्सटेंस, ऑयल हो गया या जो भी चीज़ हो गया, लिक्विड हो गया, उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपैंड। मर्क्यूरी गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक्सपैंड, तभी तो पारा चढ़ता है बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ को आप गर्म करोगे तो एक्सपैंड होगा। तो लिक्विड का भी क्या होता है, गामा होता है। क्या होता है बच्चों, गामा। लेकिन जो लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना बच्चों, ये जनरली क्या, जनरली सॉलिड से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, सॉलिड से। सॉलिड्स मतलब मेटल्स हो गए, स्टील, ब्रास, एल्यूमिनियम, ये सबसे बड़ा होता है एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो होगा क्या, देखो सपोज आपने एक पतीला लिया और पतीले के अंदर पूरा ब्रिम तक पानी भर दिया, भरा पानी, ठीक। अब आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक, टेम्परेचर टी पे था तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर था V0, तो पानी का भी वॉल्यूम कितना रहेगा, V0। जाहिर सी बात है क्या रहेगा, V0। तो अपन बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अगर टेम्परेचर को T प्लस डेल्टा टी बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा V0 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ये होगा कि नहीं होगा, सॉलिड है तो उसके लिए गामा बराबर क्या ले सकता हूं, 3 अल्फा। ठीक है, अब पानी का जो वॉल्यूम होगा, लिक्विड जो अंदर है, वो भी क्या होगा, एक्सपैंड होगा, भाई टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V0, वो होगा 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी। क्लियर बात, दोनों ही क्या होंगे, एक्सपैंड। अब दोनों एक्सपैंड होंगे बच्चों तो 3 बातें होंगी। कितनी बातें, 3 बातें होंगी। केस 1, अगर 3 अल्फा का वैल्यू जो सॉलिड का था वो लिक्विड गामा के बराबर है, तो जो दोनों का नया वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, सेम। मतलब जितना वॉल्यूम एक्सपैंड किसका हुआ, कंटेनर का, उतना ही वॉल्यूम किसका एक्सपैंड हुआ, लिक्विड का। तो कोई भी पानी बाहर आएगा नहीं, तो क्या होगा, नो ओवरफ्लो। क्या होगा बच्चों, नो ओवरफ्लो। ठीक है, दूसरा केस 2, अगर सपोज जो कंटेनर का ये 3 अल्फा एसआर है कंटेनर का, ठीक है, अगर कंटेनर का एक्सपेंशन कम है एज कंपेयर टू लिक्विड, जो कि जनरली होता है, लिक्विड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, ज्यादा, तो 1 डिग्री बढ़ाने में जितना लिक्विड एक्सपेंड होगा उतना ही कंटेनर एक्सपेंड नहीं हो पाता। तो पानी का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, कंटेनर का वॉल्यूम उतना बढ़ पाया नहीं, तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा। तो क्या लिखेंगे, वाटर ओवरफ्लोस। क्या होगा बच्चों, वाटर या लिक्विड ओवरफ्लो लिखो, वाटर नहीं लिखो, लिक्विड लिखो, तो लिक्विड ओवरफ्लोस। ठीक है, तो केस 3 क्या होगा, अगर आपका 3 अल्फा बड़ा है गामा लिक्विड से, मतलब कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड हो गया, पानी तो कम एक्सपेंड हुआ, तो कोई ओवरफ्लो होगा नहीं। और इस केस में क्या था, जैसे ब्रिम तक भरा हुआ था, अभी भी ब्रिम तक भरा हुआ था, लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, कंटेनर एक्सपेंड हो गया, पानी उतना एक्सपेंड नहीं हो पाया, तो क्या आ जाएगा, एक हाइट डिफरेंस दिखने लगेगा
कि एज ऑफ उसमें और इसमें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नो ओवरफ्लो। इसमें भी क्या होगा, नो ओवरफ्लो, ठीक। तो कई क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछता है बच्चों कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें कितना पानी डालें, उसमें कितना पानी डालें ताकि 20 डिग्री बढ़ाने पे कोई भी पानी ओवरफ्लो ना हो, ठीक। तो बच्चों ये खाली जगह बची हुई है डेल्टा वी, तो जो डिफरेंस है, कंटेनर भी बढ़ेगा पानी भी बढ़ेगा, तो जो डिफरेंस है वो ये खाली जगह जो बची हुई है उसके बराबर आना चाहिए, तब पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक। पानी ज्यादा एक्सपेंड हुआ लेकिन खाली जगह भी तो थी, तो वहां भर गया, ओवरफ्लो नहीं हुआ। ऐसे टाइप के सवाल भी आपको पूछ सकता है, ठीक। फिर कई क्वेश्चन में बच्चों आपको ऐसा भी दे देगा कि एरिया ऑफ बेस है कंटेनर का और हाइट है, तो हाइट के लिए एल प्लस अल्फा डेल्टा टी ये यूज करेंगे बच्चों, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और एरिया के लिए A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी वो इस्तेमाल करेंगे। तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो कई में ऐसा टाइप का सवाल ही बनाना सकता है, क्योंकि एरिया ऑफ बेस भी चेंज होगा और हाइट कितना, लिक्विड कॉलम का अब नया हाइट कितना होगा ये भी अपने को पता लगाना पड़ेगा। जैसे मर्क्यूरी को आप हीट किए तो सिर्फ मर्क्यूरी एक्सपेंड होगा क्या, कांच भी तो एक्सपेंड होगा, कांच का एरिया भी बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, और कांच का हाइट भी बढ़ेगा। तो कई केस में बोल देता है एरिया नहीं बढ़ रहा है सिर्फ हाइट बताओ, तो वो सवाल सिंपल हो जाते हैं, लेकिन कई में बोल देगा एरिया भी एक्सपेंड हो रहा है, तो फिर वो सवाल डिफिकल्ट हो जाएंगे। किसी भी केस में हमको इक्वेट किसको करना है, वॉल्यूम। आई बात समझ में, बढ़े आगे। ऊपर से तो नहीं गया बच्चों ये, तो ये किसके सवाल होते हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। इसके सवाल बनाते हैं उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक लिख लो बच्चों, बाई मेटालिक स्ट्रिप। बच्चों जैसे आपने एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेट कर दिया, तो आपको देखते होगे 25 डिग्री के बाद ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। एसी को कैसे समझ में आ रहा है कि 25 डिग्री हो गया है, कुछ तो सेंसर होगा, कुछ तो काम करने वाली चीजें होंगी, ठीक है। या फायर अलार्म होता है, कोई गर्मी पैदा हुई तभी क्यों चलता है, पहले क्यों नहीं चलता है, ठीक है। तो इन लो में अपन क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, बायोमेटालिक स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है बच्चों, आप दो डिफरेंट मेटल क्या लेते हैं, दो डिफरेंट मेटल लेते हैं और उनको ना आप एक दूसरे के साथ वेल्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ वेल्ड, चिपका देते हैं, ताकि उनके बीच में रिलेटिव मोशन फिक्स कर दी। मान के चलो ये है एल्यूमिनियम और ये है कॉपर, ठीक। अब हर मेटल का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है कि नहीं होता है। अब ये टी टेम्परेचर में आपने दोनों का L0 लेंथ लेके एक स्ट्रिप बना दी थी, अब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर क्या हो बढ़ा, दोनों क्या होंगे, एक्सपेंड। क्या दोनों का एक्सपेंशन सेम होगा, नहीं, एक ज्यादा एक्सपेंड होगा और एक कम। फॉर सेक अपन ऐसे लेते हैं, अल्फा एल्यूमिनियम का ज्यादा है अल्फा कॉपर से, मान के चलते हैं। तो बच्चों बताओ, अगर मैं टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी करूंगा तो लेंथ किसकी ज्यादा बढ़ेगी, एल्यूमिनियम की, और कॉपर की कम बढ़ेगी। तो बच्चों लेकिन आपस में दोनों तो क्या है, चिपके हुए हैं, तो रिलेटिव मोशन तो हो नहीं सकता, तो ये ज्यादा बढ़ रहा है और ये कम बढ़ रहा है। तो क्या होगा, जो आपका स्ट्रिप होगा वो क्या होगा बच्चों, कुछ बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंड। क्या होगा बच्चों, ऐसे बेंड, मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो सपोज ये एक आर रेडियस का आर्क बना लिया, क्या बना लिया, आर रेडियस का आर्क बनाया। अगर ये आर रेडियस का आर्क बनाया है, अगर ये क्या कर रहा है, आर्क बनाया, आर रेडियस का आर्क बनाया है, तो आप खुद सोचो कि अपन लोग बोलते हैं आर्क लेंथ बराबर क्या होता है, आर इंटू थीटा, सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया। थीटा बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, सही तो बोला था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आप देखो जो बाहर है उसके लिए रेडियस क्या रहेगा, ज्यादा, जो अंदर है उसके लिए रेडियस क्या रहेगा, कम। जो बाहर है उसके लिए रेडियस क्या रहेगा, ज्यादा, जो अंदर है उसके लिए रेडियस क्या रहेगा, कम। तो जिसके लिए रेडियस कम रहेगा उसके लिए आर्क का लेंथ क्या रहेगा, कम। तो जिसका अल्फा छोटा है वो इनवर्ड कर्व होगा और जिसका अल्फा ज्यादा है वो आउटर तरफ रहेगा। तो मेटल क्या हो गया, टेढ़ा। स्ट्रिप क्या हो गई बच्चों, टेम्परेचर चेंज होने से कर्व हो गई। तो सपोज आप ऐसा एक स्ट्रिप रखें, है ना, दो बायोमेटालिक स्ट्रिप ऐसे जोड़ के रखें और ये कनेक्शन पॉइंट है, तो अभी नॉर्मल टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में आप कैलिब्रेट किए वो स्ट्रेट रहेगा। अब टेम्परेचर बढ़ा या कम होगा, बढ़ा या कम होगा, तो इसके हिसाब से क्या होगा, टेढ़ा होगा कि नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, टेढ़ा।
कर्व होगा, कर्व होकर कॉन्टेक्ट पॉइंट को क्या करेगा, टच, तो कंडक्शन होने लगेगा, तो यह अलार्म सेटअप हो जाएगा या जो भी चीज़ होगा वो इससे हो जाएगा। अरे मैं समझ, तो इसका क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, बायोमेटालिक स्ट्रिप। ऊपर से तो नहीं गया, पक्का? हाँ क्या बोला, जोर से बोला करना, तो लास्ट पॉइंट है ना। अरे कुछ नहीं, ये कनेक्शन है, सपोज कनेक्शन पॉइंट है, ये सर्किट बना हुआ है, ऐसा कुछ सर्किट बना है, ये देख भाई ऐसा सर्किट। अब ये सर्किट कनेक्टेड है क्या, नहीं, तो क्या होगा, टेम्परेचर जब चेंज होगा तो स्ट्रिप स्ट्रेट रहेगी क्या, नहीं, स्ट्रिप क्या हो जाएगी, बेंड। जब बेंड होगी तो इस, समझ रहे हो, बेंड होकर इसको टच कर देगी ना, टच करेगी तो कनेक्शन क्या हो गया, तेज, तो जो भी यहाँ अलार्म वगैरह लगा था वो क्या होगा, चालू। ठीक, फिर वापस टेम्परेचर कम हुआ, पानी गिरने लगा, जो भी हो गया, जो भी सिस्टम था, पानी गिरा, ठंडा हो गया, ठंडा होगा तो वापस ये क्या होगा, सीधा सीधा होगा, कनेक्शन हट गया, कनेक्शन हट गया, अलार्म बंद। हमारी बात समझ, मक्का क्लियर है। तो ये एक आपका ट्रांसड्यूसर के जैसा काम कर सकता है। ट्रांसड्यूसर मतलब हीट को एब्जॉर्ब करके या हीट के चेंजेस से अपना वो आर्क का लेंथ चेंज कर लेता है। ओके, तो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या हो जाती है, मुड़ जाती है अपने आप। ठीक, ये समझ में आया? तो इसके बारे में एक लाइन लिख दो, इन अ बायोमेटालिक स्ट्रिप, इन अ bimetallic strip there are two different metals. In a bimetallic strip there are two metals which are joined, two metals which are joined together at a particular temperature, at a particular temperature. Now if temperature is changed, now if temperature is changed due to difference in alpha, thermal coefficient है ना, due to difference in alpha, both strip undergo different changes in length. Both undergo different changes in length, and hence bend. बेंड किधर होगा, जिसका अल्फा बड़ा होगा वो बाहर तरफ रहेगा, आउटर रेडियस में, ऐसा। ठीक है, तो बच्चों बेंड होगा तो एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर चेंज करने पे रेडियस क्या होगा उसको भी अपन डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे डिराइव करेंगे, देखो सपोज बच्चों आपके पास एक मेटालिक स्ट्रिप थी, बायोमेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, बायोमेटालिक स्ट्रिप है तो दो कलर से बनाते हैं। ठीक है, ये है ना, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है, और ये दोनों स्ट्रिप की जो थिकनेस है बच्चों वो डी ले लो। क्या ले लो, डी। और ये दोनों की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो ले लो L0। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, ये टेम्परेचर क्या पे था, T पे। जब आप टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T किए तो दोनों ही स्ट्रिप्स क्या हो गई, बेंड। ये भी बेंड ऐसा, और ये भी बेंड हो गई ऐसा। ठीक, समझ में आई, दोनों बेंड क्या हो गई, बेंड हो गई। ठीक, इसको ले लो अल्फा 1, इसको क्या ले लो बच्चों, अल्फा 2। जाहिर सी बात है, देखने से पता चल रहा है कौन बड़ा है, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तभी तो इनवर्ट बेंड हुई है। ठीक है, इसकी लेंथ ज्यादा बड़ी हुई ना आउटर आर्क में। अब क्या मानो कि ये जो है आर्क जो बना है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चों, सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। और ये जो दोनों का जो कंजॉइंट थे, जहां पर यानी दोनों का जो, जहां पर दोनों को वेल्ड करें, जोड़े हैं, इंटरफेस है,
वहां तक की डिस्टेंस क्या है, आर। क्या डिस्टेंस है बच्चों, आर, माने आर। ठीक, अब बच्चों मेरे को बताओ, ये आर है, क्या है, आर। अब ये जो लाइन है, ये इसका सेंटर हो गया पहले वाले का, और ये इसका सेंटर वाला लाइन है ऊपर वाली स्ट्रिप का। ठीक है, तो मेरे को बताओ बच्चों, यहां से इसके सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, आर माइनस डी बाई टू होगी, होगी। और यहां से इसके सेंटर तक की लेंथ क्या होगी, आर प्लस डी बाई टू, होगी कि नहीं होगी, पक्का। मीन रेडियस ये होगा। तो बच्चों मीन रेडियस अगर ये है दोनों का, तो मैं दोनों का लेंथ लिख सकता हूं। तो लेंथ ऑफ अल्फा वन वाले की तो L1 लिखता हूं, अल्फा वन जो ऊपर है उसकी लेंथ लिखता हूं। आर्क लेंथ क्या होती है बच्चों, एंगल इंटू रेडियस। तो क्या लिखूंगा, थीटा इंटू रेडियस, और रेडियस कितना है, आर प्लस डी बाय टू। और L2 लिखूंगा दूसरे वाले आर्क की लेंथ, थीटा तो सेम है, उसके लिए क्या लिखेंगे, आर माइनस डी बाई टू। ये चीज समझ में आई कि नहीं है। अब बच्चों ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L0। ओरिजिनल लेंथ क्या थी बच्चों, L0 थी, L0। तो मैं L1 को ऐसा लिख सकता हूं, L0 1 प्लस अल्फा वन डेल्टा टी, और L2 को लिख सकता हूं L0 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बच्चों। ये किसके बराबर आ गया, थीटा आर प्लस डी बाई टू, और ये किसके बराबर आ गया, थीटा आर माइनस डी बाई टू। डेरिवेशन में मैंने थीटा खुद से माना था, थीटा क्या माना था, खुद से, और L0 भी क्या माना था, खुद से माना था। बाकी आप दोनों को डिवाइड कर दो तो दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। क्या हो जाएंगे बच्चों, एलिमिनेट। एलिमिनेट हो जाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, आर प्लस डी बाई टू बाय आर माइनस डी बाई टू बराबर क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा वन डेल्टा टी बाय 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां से मेरे को रेडियस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको और सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, आर प्लस डी बाई टू इंटू 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, आर माइनस डी बाई टू 1 प्लस अल्फा टू, सॉरी अल्फा वन डेल्टा टी। ठीक है, संधि विच्छेद करते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, आर प्लस आर अल्फा टू डेल्टा टी प्लस डी बाई टू प्लस डी बाई टू अल्फा टू डेल्टा टी। यहाँ आएगा आर प्लस आर अल्फा टू डेल्टा टी माइनस डी बाई टू माइनस डी बाई टू अल्फा टू डेल्टा टी। ये आया। अब आर वाले को क्या लिखते हैं, आर से आर एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इधर ले आओ बच्चों, आर को उठा के, तो आर आ जाएगा कॉमन। क्या आएगा बच्चों इधर, आर डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, आर डेल्टा टी। क्या बचेगा, अल्फा टू माइनस अल्फा वन। ये बचा अल्फा टू माइनस अल्फा वन। ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, डी बाई टू से डी बाई टू नहीं कटा, डी बाई टू से डी बाई टू कटा नहीं। इसको क्या कर दो, ऐसा कर दो, अल्फा वन माइनस अल्फा टू कर दो, और इसको नेगेटिव करके उधर तो डी बाई टू, वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी बाई टू प्लस डी बाई टू डी। ये हुआ, प्लस एक डी और कॉमन आएगा। अच्छा इसको इधर भेजें तो ये दोनों भी प्लस हो जाएगा, तो डी बाई टू क्या आएगा बच्चों, कॉमन। डी बाई टू क्या आ जाएगा, कॉमन। डेल्टा टी क्या आ जाएगा, कॉमन। और क्या बचेगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू। ये बचा। अब एलसीएम ले लो टू का, तो मजा नहीं आ रहा यार, आ गया मजा आ गया। देखो इसको टू से इंटू कर दो, यहाँ टू आ जाएगा, यहाँ से टू हट जाएगा। इस समझ में पक्का। अब
सॉरी। तो आएगा बच्चों डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गिस, तो अब आएगा 2r। ए कहाँ कटा, कुछ भी काटते हो यार तुम लोग, कुछ भी मत बोला करो, है ना। तो यहां से आएगा 2r डेल्टा टी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बराबर d कॉमन ले लो, 2 प्लस डेल्टा टी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? अब बच्चों अल्फा क्या होता है? बहुत छोटा। अल्फा क्या होता है बच्चों? बहुत छोटा। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी करोगे तो वो भी क्या आएगा? छोटा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लिख सकते हो? 2 के बराबर लिख सकते हो। तो ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया, कटा। तो यहां से r का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? d बाय अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक। तो रेडियस जितना कर्व होगा किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, जितना टेम्परेचर चेंज करोगे रेडियस उतना छोटा होगा, जाहिर सी बात है भाई। जितना टेम्परेचर चेंज करोगे उतना ज्यादा कर्व होगा कि नहीं होगा? और जितना ज्यादा कर्वेचर रेडियस उतना छोटा, ठीक है। और कम कर्व होगा तो रेडियस क्या रहेगा? बड़ा, ठीक। दूसरा डी पे डिपेंड करेगा कि दो जो मेटालिक स्ट्रिप को आप कंजॉइन किए थे वो दोनों की थिकनेस कितनी थी। जितनी ज्यादा थिकनेस कर्वेचर उतना ज्यादा, ये मतलब रेडियस उतना ज्यादा। आ रही बात समझ में? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? पक्का। और ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या है? तो कांस्टेंट है, डेल्टा अल्फा। दोनों के बीच में डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं आया डेरिवेशन? बताओ का। तो ये हो गई आपकी क्या? बाय मेटालिक स्ट्रिप। ठीक है बच्चों। कितने घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई? ओ माय गॉड, बढ़िया गए। अब कुछ सवाल जो बचे थे वो छोटे छोटे बना लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए अटेम्प्ट कीजिए बच्चों ये सवाल। तब तक एक ही विकेट गिरा है, देख लेते हैं। अरे 2 विकेट हो गया यार, बहुत गजब यार, पूरे 2 विकेट हो गए, वाह। 176 पे 2 हो गए, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब स्मिथ मारेगा। वॉल्यूम ऑफ एयर से समझ रहे हो आप? खाली जगह मतलब। ये बच्चों हो गया आपको खत्म। अब कैलोरीमेट्री बचा बस लास्ट। यहाँ मैं हूँ, बस यहाँ तू है, यहाँ कोई हो कहूँ।
आया आंसर, आया कितना है? 1 मिनट आया है। टाइम में कैसे आ गया भाई? है 5 इंटू 10 का परमानेंट नहीं। क्या इक्वेट किए हो? इक्वेशन क्या का बनाया? ऐसा सोच लो ना भाई, देखो पहले सपोज ये था, है ना, इसमें इतना मर्क्यूरी भरा था, ठीक, तो मर्क्यूरी भरा था, ठीक है। इसके वॉल्यूम में कुछ इंक्रीमेंट आया, मर्क्यूरी के वॉल्यूम में कुछ इंक्रीमेंट आया, फ्लास्क है मतलब कवर्ड है ना, वॉल्यूम में कुछ इंक्रीमेंट आया। उतना ही वॉल्यूम किसका इंक्रीमेंट होना चाहिए? फ्लास्क का। तभी तो अभी भी एयर का वॉल्यूम सेम रहेगा। आ रही बात समझ में? तो दोनों का इंक्रीमेंट क्या होगा? सेम। इंक्रीमेंट क्या होगा? सेम। तो मर्क्यूरी की कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी जो था इनिशियली इनटू, वैसे खाली डेल्टा भी को इक्वेट करना, सॉरी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इनटू गामा ऑफ मर्क्यूरी इनटू डेल्टा टी, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क विच इज 1 लीटर, विच इज 1 लीटर इनटू इसका बच्चों ग्लास का वो दिया है, ग्लास का लीनियर एक्सपेंशन दिया है। ग्लास का क्या दिया है? लीनियर एक्सपेंशन। तो क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी कितना आया? 1 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 10 का पावर -6 बाय 1.8 इंटू 10 का पावर -4। तो 9 कितना सा बच्चों? 0.2 सा जाएगा। तो ये कितना आएगा? 2 ले लो, इसको 30 ले लो, तो कितना आएगा? 15 इंटू 10 का पावर -2। 15 इंटू 10 का पावर -2 इतने बोलो। ये क्या? लीटर। कितना बच्चों? लीटर। 1 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 150 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बात समझ में आई? पक्का बच्चों? नहीं? क्लियर है? क्या करना था सवाल में? क्या बोला? एयर का इनसाइड जो एयर है वो रिमेन्स सेम, मतलब जितना वॉल्यूम मर्क्यूरी का इंक्रीज हुआ उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज किसका होना चाहिए? फ्लास्क का। लेकिन फ्लास्क का ओरिजिनल वॉल्यूम, मर्क्यूरी का ओरिजिनल वॉल्यूम दोनों अलग अलग है। फ्लास्क का 1 लीटर है, मर्क्यूरी कितनी भरी है अपने को पता, तो दोनों का डेल्टा वी को इक्वेट किया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को इक्वेट नहीं किया, वो तो नया वॉल्यूम होगा। हरी बात समझ में? आगे बढ़े, चलिए ये बनाइए। पहले केस में वाटर बॉटल का एक्सपेंशन क्या है? नेग्लेक्ट किया गया है, तो ओवरफ्लो कितना होगा? हाँ पीछे में, आप बताइए। अरे भाई, वॉल्यूम का एक्सपेंशन को किससे इक्वेट करोगे? वॉल्यूम से ना, कि एरिया से करोगे, कि लेंथ से करोगे? हाँ, तो 1 डेल्टा वी क्या होता है? गामा डेल्टा टी होता है ना, वी गामा डेल्टा टी। तो गामा की जगह क्या डालोगे? ग्लास का क्या लिखा है? लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास ना, तो अल्फा ले लोगे, 3 अल्फा लोगे। तो इसका तो वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया ना कोफिशिएंट का, तो इसको क्यों 3 करोगे? बेटा सस्ते नशे मत किया करो, है ना। तुम ये पीछे कुमारपारा तरफ निकल जाते हो वहां, है ना, सन सिटी के पीछे जो स्लम एरिया, वहां जाके सब बिच्छू बिच्छू सूंघते हुए, सब मत करो। मजाक करो। ये देख रहे हो? आगे बढ़े। और ये व्हाइटनर वाले से दूर रहो। आगे बढ़, आगे बढ़। चलिए बनाइए। याद रख, ये बीटा दिया है ना, है ना। 3/2 करना, अब अपनी टप ट्रिपल नहीं कर देना।
मैं हूँ बस यहाँ, मैं कोई हूँ यहाँ। पहला वाला तो आ गया होगा, सिंपल है, डायरेक्ट है। पहले में तो दूसरे का वॉल्यूम एक्सपेंड हो ही नहीं रहा, पहले वाले एक्सपेंड हो रहा है, तो डेल्टा वी क्या होता है, वी अल्फा डेल्टा टी। तो ओरिजिनल वॉल्यूम पूरा कम, तो 250 इंटू गामा, गामा दिया है इसका, दिया है पानी का 60 10 का पावर इंटू डेल्टा टी 10 डिग्री। पहले का 1 पॉइंट, ठीक है। क्या बोले बच्चों, इतने सेंटीमीटर क्यूब का बॉटल है जिसको कंप्लीटली पानी से भर दिया 50 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया है। तो क्या बोला है, बॉटल का नेग्लेक्ट करना है अपने को, एक्सपेंशन हमको बताना है कि ओवरफ्लो कितना होगा। तो जितना वॉल्यूम एक्सपेंड होगा वाटर का उतना ही ओवरफ्लो होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो कैसे लिखेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम था 250 इंटू अल्फा नहीं क्या गामा, वॉल्यूम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे गामा, गामा कितना है पानी का 60 इंटू 10 का पावर -5 इंटू डेल्टा टी कितने का 10 डिग्री का चेंज है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 25 छक्के 150, 150 होता है, तो 150 इंटू 1 2 3, 1 2 3 इंटू 10 का पावर -5, तो 1 2 3 4, ये क्या होगा 10 का पावर -1, तो आएगा 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, तब पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। चाय उबलते देखे हो ना पतीले से। अगला, अब इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कंसीडर करना और फिर निकालना। अब दोनों एक्सपेंड होगा, कौन कौन, वाटर भी और बॉटल भी, तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो बराबर जो डेल्टा वी हुआ किसका, वाटर का, माइनस डेल्टा वी जो हुआ किसका, उसका क्या, ग्लास का, ठीक है। तो डेल्टा वी इसका क्या होगा 250, क्या है 250 सेंटीमीटर क्यूब गामा इंटू डेल्टा टी, माइनस ये भी क्या रहेगा 250 इंटू, बच्चों बीटा दिया है हमको तो गामा लिखना है, तो बीटा का रिलेशनशिप क्या होता है 3/2 होता है, क्योंकि 3 अल्फा बराबर गामा होता है और 2 अल्फा बराबर क्या होता है बीटा, 2 अल्फा बराबर क्या होता है बीटा, तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो बीटा बाय 2, तो अल्फा की जगह क्या लोगे 3 बीटा बाय 2 बराबर क्या होगा गामा, तो यहाँ क्या डालेंगे बच्चों 3 बीटा बाय 2 इंटू डेल्टा टी, फिर 250 इंटू डेल्टा टी क्या जाएगा बाहर, लिक्विड का कितना दिया है कुछ तो दिया था 60 इंटू 10 का पावर -5 माइनस ये 1.2, तो 3/2 होगा बच्चों 0.6 1.8 कितना जाएगा 1.8, 1.8 इंटू 10 का पावर -5, ठीक। तो आ जाएगा कितना 58.2, तो क्या लिखेंगे 250 इंटू 10 इंटू 58.2 इंटू 10 का पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों, बना लेंगे ऐसे सवाल। अगला बढ़ाएं, चलिए ये बनाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ है, बनाइए। नहीं ऐसा मत करो बेटा प्लीज, ठीक है। कैलकुलेशन क्यों बड़ा करना चाह रहे हो, हाँ क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में दोनों बराबर थे इसीलिए, हमेशा ऐसा नहीं आएगा, V0 दोनों का सेम था इसलिए कट जा रहा है, नहीं तो ऐसा सेम, ठीक है। जैसे उसके पिछले क्वेश्चन में जिसमें मर्क्यूरी और एयर वाला था उसमें V0 सेम नहीं था ना दोनों, है ना।
अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाइए। तक मैं इंडिया तीसरा विकेट गिराया कि नहीं देख लेता हूँ। मेरे को तो डर लग रहा है भाई। चौथा टेस्ट भी ड्रॉ हो गया, मजा आ जाएगा। अब बुखार चढ़ेगा लग रहा है बच्चों। हार के बोल। मैं क्लास पे नहीं बे, सुबह क्लास है, शाम का छुट्टी है आज। 1 बजे है। कैश 30-35 होगा। वो प्राप्त होगा घर पे ही है। हाँ, भाभी को कॉल कर देता हूँ, है ना, वो गिन के रख ली रहेगी, बता देगी तेरे को, ठीक है। हाँ, बोल दे रहा हूँ, हाँ फोन कर रहा हूँ उसको, हाँ। हाँ, फोन कर दे रहा हूँ उसको। मैं हूँ बस। हाँ फाइज, अस्सलाम वालेकुम। सुन ना, मेरा ना ऊपर जाएगी ना रूम में, तो वो जो जहाँ पैंट रखते नहीं है, पैंट वाला जो, अरे पैंट टंगाते नहीं जिसमें तू रखती है, जो नया वो लाई है, क्या वो रखने का, उसमें ना मेरा पैसा रखा हुआ है। उसको गिन लेना कितना है, उसको गिन लेना कितना है, और राकेश आएगा लेने। और उसको, राकेश को मैसेज कर देना इतना कैश है भैया करके। हाँ, मेरे को मैसेज कर दे, वो थोड़ी देर गिन के रखे रहना अपने पास, वो अभी लेने आएगा थोड़ी देर में। हाँ। मैं हूँ बस यहाँ मैं हूँ। आ गया। नहीं ब्रदर, यू हो गया था। ये कुछ अच्छा नहीं कर रही है, अच्छा लग रहा है लड़का कुछ। नहीं, देखो, ये सवाल बनाने के लिए बच्चों, आप लोग को ना ये थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, ठीक है, लिखिए। वेरिएशन और डेंसिटी विथ टेम्परेचर, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सवाल नहीं बना सकते थे, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो सपोज टी टेम्परेचर पे डेंसिटी है रो जीरो,
और वॉल्यूम क्या है v, और मास क्या रहेगा m। तो बच्चों T प्लस डेल्टा T पे डेंसिटी हो जाएगा रो, चेंज होगा जाहिर सी बात है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जाहिर सी बात है, v डैश हो जाएगा, या क्या हो जाएगा v प्लस डेल्टा v बोल देते हैं नया वॉल्यूम। और मास क्या रहेगा वही, मास क्या रहेगा बच्चों वही, मास तो चेंज होता नहीं। तो बच्चों मैं डेंसिटी रो, नया डेंसिटी लिख रहा हूं, रो बराबर क्या ऐसा लिख सकता हूं, मास बाय नया वॉल्यूम। बताओ मजा आया कि नहीं आया, नया डेंसिटी मास बाय पुराना मास, मास तो चेंज नहीं होता, बाय नया वॉल्यूम। समझ में बात, रो बराबर m बाय v प्लस डेल्टा v को तो ऐसे लिखते हैं ना, v 1 प्लस गामा डेल्टा t, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना v प्लस डेल्टा v को। डेल्टा v को क्या लिखते हैं गामा डेल्टा t, v गामा डेल्टा t, v कॉमन आ जाएगा, ये आ गया। ये मास बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, रो जीरो, जो इनिशियल डेंसिटी थी। तो रो बराबर क्या लिखते हैं, रो जीरो बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगर आपको क्वेश्चन में गामा बहुत छोटा है नहीं बोला है तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक। हाँ अगर बोल दिया गामा बहुत छोटा है, गामा बहुत छोटा है, तो इसको ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओगे तो रो बराबर क्या होगा, रो जीरो 1 प्लस गामा डेल्टा टी का पावर -1। अब 1 बहुत छोटा है तो क्या लगेगा बच्चों इसमें, बाइनोमियल, तो क्या आएगा रो जीरो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक, आप खुद देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, चीजें एक्सपेंड होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा चीजें एक्सपेंड होंगी, ये 1 से छोटा आएगा डेंसिटी कम हो जाएगी। भाई चीजें एक्सपेंड हो रही है तो डेंसिटी क्या होगी, कम। टेम्परेचर नेगेटिव ले लिए, ये 1 से बढ़ाएगा, चीजें कंप्रेस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, डेंसिटी बढ़ गई। समझ में आ रहा है, सेंस है बात का, क्लियर है, समझ में आया। तो डेंसिटी ऐसे अपन लिख सकते हैं। अब बच्चों हमको हाइट ऑफ कॉलम पूछा है पिछले क्वेश्चन, देखो ये पूछा पिछले क्वेश्चन में, हाइट ऑफ कॉलम पूछा है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे सवालों में ना हमेशा आप इक्वेट करेंगे मास को, किसको इक्वेट करेंगे, मास, क्योंकि मास चेंज नहीं होता। जैसे इसमें बोला है कि इन अ लिक्विड कॉलम सिलेंडर कंटेन्स इज H0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, H0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेस टू थीटा 0 डिग्री, assume the expression for both solid container and liquid, find the height of liquid column। अब जो नया हाइट होगा वो क्या होगा निकालना है। बच्चों मैं ये लिख सकता हूं क्या, जो थीटा डिग्री पे मास होगा वही मास 0 डिग्री पे होगा, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता, मास एस्केप तो कर नहीं रहा, मास क्या रहता है चेंज। मास को क्या बोलते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो लिखता हूं डेल्टा थीटा वॉल्यूम थीटा डेल्टा 0 वॉल्यूम 0। यहां तक समझ में आया। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट ऑफ जो कॉलम में चढ़ा होगा। तो रो जीरो तो लिखा है ऐसा, रो जीरो, रो थीटा लिखा है ऐसा, रो थीटा है ना। वी थीटा कैसे लिखूंगा, वी थीटा ए थीटा जो एरिया है थीटा पे, ए थीटा इंटू क्या एच थीटा बराबर, इसको तो लिखूंगा बच्चों रो जीरो जो रहेगा वो रहेगा, और वॉल्यूम का क्या लिखूंगा A0 इंटू H0। क्वेश्चन में H0 तो दिया है, H0 के टर्म्स में निकालना है पक्का। तो बच्चों यहां से हम लोग को क्या बोला है, H0 क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अप, तो H थीटा निकालना है। तो H थीटा बराबर क्या होगा, A0 बाय A थीटा, A0 बाय A थीटा, रो जीरो बाय रो थीटा इंटू H0। समझ में आया कि नहीं, आराम से बेटा, घबरा तो नहीं रहा तू, वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ बच्चों H0 एच थीटा, सॉरी एच थीटा बराबर ए थीटा को क्या लिख सकता हूं, A0 1 माइनस क्यों भाई, 1 प्लस ही लिखेंगे, 1 प्लस अभी बीटा लिखते हैं बाद में देखेंगे ना, 1 प्लस बीटा किसका, ग्लास का कि सब्सटेंस का, मर्क्यूरी का, बीटा Hg इंटू डेल्टा टी, ये समझ में आया, इंटू रो जीरो तो रो जीरो है, डेंसिटी को क्या लिखते हैं, रो जीरो 1 माइनस गामा मर्क्यूरी डेल्टा टी, ये लिखते हैं, इंटू
एच जीरो, ए जीरो जीरो कट गया, रो जीरो कट गया। समझ में आएगी नहीं बात कुछ? पक्का? अब ये ऊपर जाएगा तो दोनों का पावर क्या होगा? माइनस होगा। दोनों का पावर क्या होगा बच्चों? माइनस होगा। ठीक है, अब ऊपर भेजते हैं तो क्या लिखते हैं? एच थीटा बराबर एच जीरो, ये -1 हो गया तो क्या होगा? 1 माइनस बीटा एच जी इंटू डेल्टा टी होगा, और ये ऊपर जाके माइनस होगा तो क्या होगा? 1 प्लस गामा एच जी इंटू डेल्टा टी। ये ठीक है, हमको लेकिन गामा के टर्म्स में ही चाहिए, तो बीटा को गामा के टर्म्स में 2/3 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? 2/3 गामा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2/3 गामा लिख देता हूं। तो क्या आएगा? देखो यहां पर लिख रहा हूं, नहीं लिखता, यहां लिखता हूं नीचे। एच थीटा बराबर एच जीरो, अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूं। ये मल्टीप्लाई करूंगा ना तो क्या होगा? 1 इंटू 1 1 आएगा, फिर ये इंटू 1 और ये इंटू -1 आएगा, ऐसा करके आएगा। ये -1 इंटू 1 और ये प्लस इंटू 1 ये आएगा, और एक टर्म क्या आएगा? ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी छोटा ये भी छोटा, जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एकदम छोटा, तो उसको क्या करता हूं? नेग्लेक्ट। एक्सपेंशन कर रहा हूं, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको क्या कर दूंगा मैं? नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 1 प्लस गामा मर्क्यूरी -2/3 गामा मर्क्यूरी इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं। वो गामा मर्क्यूरी भी कॉमन आ जाएगा, तो एच थीटा बराबर होगा एच जीरो 1 प्लस गामा मर्क्यूरी 1 माइनस 2/3 कितना होता है? 1/3, तो क्या आएगा? 1/3 डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? तो ये क्या होगा? नया हाइट। क्लियर है? तो नए हाइट के लिए हमेशा ऐसा वाला क्वेश्चन जब भी हो बच्चों याद रखना, मास चेंज, भाई किसी चीज को आप एक्सपेंड करो तो मास चेंज नहीं होता, मास चेंज नहीं होता तो मास को आप सेम लेके सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, m0 m थीटा। ठीक है, बाकी डेंसिटी चेंज होगी और वॉल्यूम चेंज होगा। ओके, अगर नॉर्मली बनाओगे दोनों का वॉल्यूम एक्सपेंशन फिर एरिया से डिवाइड करोगे, वैसे में भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा। आंसर वैसे में भी आएगा उसमें भी, लेकिन मल्टीप्लाई जब होगा दो चीज, उसको समझ रहे हो, ऊपर लाके बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, और फिर मल्टीप्लाई करने में जो बड़े बड़े डेल्टा डेल्टा वाले टर्म है वो नेगलेक्ट करें। गामा गामा जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको नेगलेक्ट करना है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? पक्का बना लेंगे ऐसे सवाल? ठीक, तो ये था बच्चों आप लोग का थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जितनी भी चीजें थी पूरी कंप्लीट हो गए। आप लोग को मैं बुकलेट दूंगा, थर्मल एक्सपेंशन अपन क्या करेंगे? सॉल्व। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? कैलोरी मेट्री, मतलब हीट का लेन देन, लेटेंट हीट, कोई चीज लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस बनाना, कितना हीट लेना, कितना हीट देना, इतना पानी, इतना गर्म पानी, ठंडा पानी, अभी बरसात में, अभी ठंड के सीजन में देखते हैं ना, इतना गर्म पानी इतना ठंडा पानी मिक्स किए, एम्बिएंट टेम्परेचर आ जाए, कितना मास इसका डाले, कितना इसका डाले, ये सब चीजें देखेंगे। ओके, बाकी ये समझ में आया? ठीक, आज कौन नहीं आया?